हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे चैप्टर 3 और आज का जो क्लास है वो चैप्टर 4 है, जिसमें हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का हम लोग भूगोल का किताब अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग 6 से लेके टोटल 12 क्लास तक भूगोल के बारे में एक ही प्ले लिस्ट में कवर करेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं एमजी क्लासेस विकास सर, या फिर डिस्क्रिप्शन, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप पीडीएफ है, जो भी वीडियो का पीडीएफ होता है, उन सभी वीडियो का हम पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर 4 है, जिसमें है मानचित्र। तो मानचित्र हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जो भी संक्षिप्त दिया रहेगा उसको पहले पढ़ेंगे, फिर फैक्ट के साथ लास्ट में हम लोग ऑप्शनली क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि आप पिछली अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही। ग्लोब का अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिले, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। इसके बाद मानचित्र से स्टार्ट है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ा किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों पर खींची गई माप पैमानों पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब को अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो इसके बाद हम लोग पहला पढ़ लेते हैं भौतिक मानचित्र। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठार, मैदान, नदियों, महासागरी इत्यादि को दर्शाने वाली मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र किसे कहते हैं, जिसमें पर्वतों, पठार, मैदानों, नदियों और महासागरों का जो दृश्य होता है उसी को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद राजनीतिक, जिसे हम पॉलिटिकल मानचित्र बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप, जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों के तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें शहर, राज्य और कंट्री दिया रहता है, तो वो पॉलिटिकल होता है। इसके बाद हम लोग अगला पेज पढ़ते हैं, जिसमें है थीमेटिक मानचित्र। अगला तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। अब दूरी हम लोग समझ लेते हैं। तो मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी के व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाने स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आप अपने विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसमें मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाता है और
जो आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर के बराबर होगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने पर उसका उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, इसी प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान कर देता है। इसके बाद ये मानचित्र है गांव का। इसके बाद हम दिशा देख लेते हैं। दिशा के बाद एक और पॉइंट देखेंगे, दूरी देख लें, यहाँ प्रतीक सिंबल जिसे कहते हैं। दिशा के बाद सिंबल, उसके बाद हम लोग मानचित्र देखेंगे। तो देखिए दिशा क्या है कि अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इस उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं होती हैं जैसे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। पहला, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान किस दिशा में है, और दुकानों के विद्यालय की दिशा। तो इसके बाद हम लोग पहले प्रतीक पढ़ने के बाद हम लोग मैप पढ़ेंगे। तो हम दिशा सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इस चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर व दक्षिण में ही होती है। प्रतीक है कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक होता है। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ या कुओं के दिखाए जाने की संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों और चित्रों तथा रेखाओं के प्रयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को इस्तेमाल द्वारा मानचित्र की आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना और भी आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी भी से दिशाओं के बारे में किसी के दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तब आप इन चिन्हों की सहायता से या फिर चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति ने ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इसके बाद है कुछ रूढ़ प्रतीक जो कि 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंग का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों तथा भूरा रंग का पर्वत और पीले रंग का पठार और हरा रंग के मैदान को दर्शाता है। इसके बाद रेखाचित्र है। तो रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे हम रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। इसके बाद है खाका। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम
कभी कभी जाना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई किसी मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है या फिर नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोगों ने बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। अब हम लोग इमेज देख लेते हैं शुरुआत से। तो ये रहा दिशा सूचक यंत्र, और आप कुछ करके सीखें इसमें नहीं देते हैं, आप कुछ करके सीखें। हाँ, ये रहा मैप। ये देखिए, ये विद्यालय है, ये खेल का प्रशिक्षण है, ये सामुदायिक केंद्र, पेड़ है, पीओ ऑफिस है, दुकान है, कुआं है, ये शीला का घर, विकास का घर और करीम का घर, ये फलदान है। ये देख लीजिए, ऐसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व मध्यम पूर्व पश्चिम। इसका देख लीजिए, हाँ यहाँ पर एक है, देख लीजिए, ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। पूर्व हमेशा इधर का होता है और उत्तर हमेशा ऊपर का। ये उत्तर पश्चिम है और उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है और दक्षिण पश्चिम। इसके बाद है, ये देख लीजिए दिक् सूचक है। इसके बाद अगला है, हाँ ये देखिए इम्पोर्टेंट है, देखिए रेलवे लाइन, जो कि बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो बड़ी लाइन का ये है सिंबल, मीटर लाइन का ये है सिंबल, और रेलवे स्टेशन का आरएस मतलब रेलवे स्टेशन। सड़कें देखिए दो प्रकार की होती है, एक पक्की एक कच्ची। तो पक्की के लिए ये है और कच्ची के लिए ये डॉट डॉट डॉट। सीमा जो दो तरह का होता है, तीन तरह का, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। तो अंतर्राष्ट्रीय में थोड़ा गाढ़ा होगा, मतलब बोल्ट टाइप का होगा, और राज्य की में थोड़ा हल्का, और जो जिला सीमा होता है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, वो हल्का पतील होता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये आपका नहर है, जिससे यहाँ से ऐसे निकल जाएगा तो ये नहर हो जाएगा, और ये आपका हो गया पुल। इसके बाद अगला सिंबल है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। तो ये मंदिर है, ये गिरजाघर, ये मस्जिद है और ये छतरी है। छतरी ये ऐसे होता है, ये छतरी होता है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस को हम शॉर्टकट में पीओ, और पोस्ट एवं टेलीग्राफ को पीटीओ, और पुलिस स्टेशन को पीएस। बस्ती को लाल से दर्शाते हैं इस सिंबल से, और कब्रिस्तान को ऐसे ऐसे करके दर्शाते हैं। इसके बाद है पेड़ और घास। तो पेड़ तो आप जानते ही होंगे, और घास ये भी, ये मानचित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे मतलब पटरी है, ये तालाब है, ये नदी है, ये पेड़ है, और ये विद्यालय। फिर इसके बाद डुमरी गांव है, पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, ये देख लीजिए गिरजाघर। मंदिर किधर है, मंदिर यहाँ पर है, सॉरी गिरजाघर बोले, ये मस्जिद है। और इसके बाद अब हम लोग अगला देख लेते हैं। हाँ, आप कुछ करके सीखें, यहाँ पर कुछ तो सीखना नहीं है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि वृक्षों के विवरण को दिखाने के लिए मानचित्र कौन सा होता है। वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए मानचित्र कौन सा होता है। भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। इनमें से कोई ऑप्शन आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने में किया जाता है। तो जलाशय, पर्वतों और मैदानों। इनमें से जो भी ऑप्शन लगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसके बाद दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मतलब क प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, और ग दूरी मापने के लिए। तो जो भी ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी है। चौथा क्वेश्चन है कि पैमाने आवश्यक क्यों है। तो मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा आंसर के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हम लोगों का मानचित्र चैप्टर ख़त्म हो रहा है।
इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो क्लास 5 का होगा, जिसमें हम लोग का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि 5वां वीडियो होगा एनसीईआरटी क्लास 6 का। तो चलिए, यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।